नमस्कार। देश में कोरोना के अलावा एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय चल रहा है, वो है श्रमिक और मजदूर। तो मुझे लगा कि एक श्रमिक की पीड़ा को मैं अपने शब्दों में बयां करूं और मैंने वो जिन हालातों से गुजर रहे हैं उन हालातों को समझने का प्रयास किया और उन हालातों को एक बार आत्मसात करने का प्रयास किया कि शायद अगर मैं भी उसी स्थिति में होता तो मैं क्या सोचता। तो मैं यहाँ पे अपने आप को एक श्रमिक के रूप में महसूस कर रहा हूँ और मैं जो बातें कह रहा हूँ आप ये समझिए कि वो एक श्रमिक कह रहा है, यानी कि मेरी अपनी स्वयं की आइडेंटिटी जो है वो एक बार के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आप एक श्रमिक के रूप में ही माने। तो मैं एक श्रमिक के रूप में अपनी मनोस्थिति आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मुझे दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से मुझे बताया जा रहा है, क्या स्थिति वही है या स्थिति उससे कुछ अलग है। मैं क्या सोचता हूँ ये भी सभी को बताना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ और अपने काम के बारे में बताता हूँ और अपने नाम के बारे में बताता हूँ। मेरा जो नाम है वो मेरे अनेकों नाम है। कोई मुझे रिक्शा वाला कहता है, कोई मुझे चाय वाला कहता है, कोई मुझे वेटर कहता है, कोई मुझे अबे कहता है, कोई मुझे ओए कहता है, कोई मुझे भैया कहता है और कोई मुझे झाड़ू लगाने वाला कहता है, कोई मुझे दरबान कहता है, इत्यादि मेरे नाम हैं। मेरे असली नाम से बुलाने वाले मुझे बहुत ही कम लोग होते हैं, यानी कि मेरा जो काम होता है उसी के अनुसार मेरा नाम हो जाता है और मेरे नाम बदलते रहते हैं। अब मैं अपने अधिकारों की बात करता हूँ। मेरे अधिकार जो हैं वो सरकार के हिसाब से तो बहुत सारे हैं कि मैं जहाँ पे काम करूँगा वहाँ पे इस तरह के नियम कायदे कानून लागू होंगे, मेरी न्यूनतम मजदूरी ये होगी, मेरे स्वास्थ्य का इस तरीके से परीक्षण किया जाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वास्तव में मेरे अधिकार वही हैं जो मुझे काम देता है, वो जो मेरे मालिक होते हैं, वो जो नियम कायदे कानून बना देते हैं, मेरे अधिकार वही होते हैं और वहीं तक ही मेरे अधिकार सीमित होते हैं। और मैंने अपने अधिकारों के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपने काम के बारे में कभी कोई सोचना मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे कभी लगा नहीं और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचने का कार्य किया। मैं मेरा जीवन और उससे जुड़े हुए स्ट्रगल के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लॉकडाउन में मेरा जीवन कैसे बीता। आप सभी लोगों ने वीडियो डाले, आपने बताया घर पे अनेक तरह के खाने बनाए गए, अलग अलग तरीके से बनाए गए। मुझे अचानक से एक दिन पता चला कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना नाम की कोई समस्या भारत में आ गई है और घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी को भी घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं है। मैं और मेरा परिवार उसी दिन घर में हम जो है जा कर के रहने लग गए। फिर 2-4 दिन के बाद में मुझे पता चला कि राशन लेने बाहर जा सकते हैं। मैं राशन लेने बाहर गया, मेरे जैसे कुछ और साथी भी बाहर निकले, कुछ को डंडे पड़े। हो सकता है कि हमें कुछ जानकारियां नहीं रही होंगी, हमें डंडे पड़े, हम बाहर आ गए, कुछ ने सामान भी जुटा लिया। उसके बाद थोड़े से दिनों बाद अचानक से हमें पता चला, हमारे साथियों ने बताया कि हमें गाँव भेजने की तैयारी हो रही है और एक निश्चित जगह से बसें जाएंगी। मैं और मेरे बहुत सारे साथी वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे हमें बताया गया था कि यहाँ से बसें जाएंगी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ देखा कि हमारे जैसे हजारों लोग हैं। शहर प्रशासन को इसकी संभावनाएं नहीं थी और वहाँ पर कुछ लोग बस में चले गए, कुछ लोगों को डंडे पड़े। बहुत सारे कैमरे भी वहाँ थे, बहुत सारे दूरदर्शन वाले, बहुत सारे मीडिया वाले हमसे अनेकों तरह के सवाल भी पूछ रहे थे। सब ने बहुत ही हमारी मदद करने का, हमको दिखाने का, हमारी पीड़ा को जाहिर करने का प्रयास किया और अंततः जो लोग नहीं जा पाए वो पैदल ही अपने गाँव की तरफ निकल गए। जब हमको लगा कि सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो पैदल चल दिए। पैदल चले, रास्ते में कुछ ट्रक वाले मिले, उन्होंने कहा कि किराया दे दीजिए, हम आपको छोड़ देते हैं। हमारे कुछ भाई जिनको जगह मिली, जिनके पास पैसे थे, वो उसमें चढ़ गए। बाद में हमें ये समाचार मिला कि उनको रास्ते में रोक दिया गया है। पुलिस वाले उनको भी पीटा, ट्रक वालों को भी पीटा। उसके बाद हमारे पास थोड़े दिनों के बाद में कुछ लोग राशन पानी लेकर के आए। बहुत सारे अच्छे लोग थे जो हमें खाना देते थे, हमारे साथ फोटो खिंचवाते थे। उन्हें फोटो की जरूरत थी, हमने उन्हें फोटो दी, उन्होंने हमें खाना दिया। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं हुई। फिर अचानक से पता चला और अखबारों में भी आया
कि सरकार ने ट्रेनें चला दी हैं, सरकार ने बसें चला दी हैं। हम ट्रेनों की तरफ दौड़े, कुछ ट्रेन में चढ़ गए, कुछ बसों में चढ़े। बसों में चढ़ने के बाद में जब हम चढ़े बसों के अंदर, तो हमें एक राज्य, जिस राज्य में हम काम करते थे वहाँ से हम निकल गए और बीच में दूसरे राज्य में पहुँचे। हमें सीमा पे रोक दिया गया, कहा कि आप जिस राज्य में रहते हैं, जहाँ का आपका आधार कार्ड है, वहाँ पे अभी जाने की परमिशन नहीं है, या आप हमारा जो राज्य बीच का है इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। हमें बसों से वहाँ उतार दिया गया और सीमा पे हमें रोक दिया गया। अब स्थिति ये हो गई कि ना हम घर के रहे ना हम घाट के रहे, और वहाँ पे भी बहुत सारे मीडिया कर्मी जो हैं आ गए और हमारी फ़ोटो वीडियो हमसे बातें करने लगे, आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। अब बात करते हैं सरकार की। मेरे लिए सरकार के मायने क्या है। मैं एक मजदूर हूँ, श्रमिक हूँ, तो मेरे लिए सरकार के मायने क्या है। देखिए, देश की सरकार, राज्य की सरकार, जिले की सरकार, शहर की सरकार और गांव की सरकार भी आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ और सरकारें हैं जो हमारे लिए भी काम करती हैं। हवलदार, हमको काम देने वाला मालिक, ठेकेदार, ये सभी हमारे लिए, ये भी हमारे लिए सरकारें हैं। स्कूल का टीचर भी हमारे लिए सरकार है, राशन की दुकान वाला भी हमारे लिए सरकार है। तो हमारे लिए सरकार हर जगह पे सरकार है। जो हमको खाने को देता है, रहने को देता है, चलने को देता है, वो हमारे लिए वो ही सरकार है। अब अगर आप बात करें मेरे और मेरे परिवार की हिम्मत की, जैसा कि लोग दिखा रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैं और मेरे परिवार की हिम्मत क्या है। हम जब से बड़े हुए हैं, समझदार हुए हैं, हम तो युद्ध ही लड़ते आए हैं। स्कूल जाने से लेकर, गांव में रहने से लेकर के, काम खोजने से लेकर के, और पानी के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए, हर चीज में हमने हमेशा युद्ध की स्थिति का ही सामना किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारी हिम्मत के बारे में अभी ज़्यादा ना सोचें। हमारी हिम्मत थोड़ी ज़्यादा है, इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। मेरी चिंता करने वाले, फोटो लेने वाले, मुझे टीवी पर दिखाने वाले और देखने वाले मेरी भरपूर चिंता कर रहे हैं। इनका क्या होगा, ये कैसे जिएंगे, ये कहाँ जाएंगे। देखिए, 8 साल का बच्चा है, सूटकेस पे लेटा हुआ है, 2 साल का बच्चा है, गोद में लेके महिला चल रही हैं, ये महिलाएं गर्भवती हैं, इनको देखिए, ये पैदल चल रही हैं 3 दिन से। मैं तो शुरू से ऐसा हूँ, मैं तो हमेशा सड़कों पे रहा हूँ, मैं तो हमेशा सड़कों पे चला हूँ। हमारी गर्भवती स्त्रियां जो थी, उन्होंने ईंट उठाई है, उन्होंने सामान उठाए हैं। आज क्यों दिखाया जा रहा है? हम तो बचपन से ऐसे हैं, जब से बड़े हुए तब से ऐसे हैं। हमारे लिए ये कोई नई परिस्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन इस वक्त हमको दिखाने से शायद कुछ लोगों को फायदा मिल रहा होगा, कुछ लोगों को टीवी ऐड मिल रहे होंगे, कुछ लोग हमें देख करके प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि 2 ही तरह के लोगों को खुशी मिलती है देखने में। एक, किसी गरीब को देखा जाए, दूसरा किसी अमीर को देखा जाए। गरीब को देख करके हर व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो उनसे ज़्यादा संपन्न है, और अमीर को देख करके उसको इस बात का एहसास होता है कि हमें उनकी जैसा बनना है। इसलिए शायद हमको दिखा करके या तो हमें दिखाया जाता है या सेलिब्रिटीज़ को दिखाया जाता है। तो आज हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारी चिंता जो प्रकट कर रहे हैं उसमें मुझे थोड़ी सी आशंका हुई, क्योंकि हम तो ऐसे ही रहते आए हैं। भूख की अगर बात करते हैं, मैं हज़ारों बार भूखा रहा हूँ, मुझे बहुत कम खाना मिल पाया, 30 दिन मुझे कभी काम नहीं मिलता। अगर पैदल चलने की बात करते हैं, हम हमेशा ही पैदल चले हैं। अगर गर्भवती स्त्रियों की बातें करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता आया है। हमारे बच्चों की बातें करते हैं, वो तो ऐसे ही आपने देखा होगा चौराहे पे, रेड लाइट पे। तो आज कोई नई स्थिति नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज हम सड़क पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग चल रहे हैं, तो शायद ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो हमारी बातें करना आपके लिए स्वाभाविक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मेरे से एक सवाल बार बार पूछा जाता है मेरे और मेरे जैसे भाइयों के साथ में, आप क्यों जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके साथ ये बच्चा है, ये कब से भूखा है, आपके साथ में ये जो महिला है ये कितने दिनों से चल रही है, इतना वजन आप हाथ में लेके चल रहे हो, सर पे लेके चल रहे हो, साइकिल पे लेके चल रहे हो, आप 1000 किलोमीटर पैदल चल रहे हो, और कितना चलोगे। ये सवाल तो मुझसे पहले कभी नहीं पूछे गए। आप सड़क पे क्यों सो रहे हो, आपको खाना क्यों नहीं मिल रहा, आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, चिंता आप जो जता रहे हैं वो मुझे देखने के लिए जता रहे हैं, या मुझे समझने के लिए जता रहे हैं, या किस लिए जता रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। एक सरकार, आज सरकारें इतनी ज़्यादा दुविधा में हैं कि वो ये
बता ही नहीं पा रही हैं, ये वो सोच ही नहीं पा रही हैं कि आखिर में ये जो इंसान, ये जो लाखों करोड़ों की तादाद में ये जो श्रमिक हैं जो आज सड़कों पे निकल गए हैं, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी जो असली व्यथा है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी भूख की चिंता मत कीजिए, चलने की चिंता मत कीजिए, इन चीज़ों की चिंता मत कीजिए। मेरी चिंता ये कीजिए कि मुझे ये बता दीजिए कि मैं हूँ कौन। क्या मैं भारतीय हूँ? अगर मैं भारतीय हूँ तो क्या मैं वहाँ का निवासी हूँ जहाँ पे मैं काम करता था, या मैं वहाँ का निवासी हूँ जहाँ पे आज फंस गया हूँ, या मैं वहाँ का निवासी हूँ जहाँ का मेरा आधार कार्ड है जिसको मैं गांव कहता हूँ। क्यों? मेरा सवाल क्यों है वो इसलिए है क्योंकि काम जहाँ पे मैं करता था वो सरकारें वो कहती हैं ये यहाँ का नहीं है, इसको घर जाने दो। जहाँ पे मैं फंस गया हूँ वो कह रहे हैं कि आपको हम आगे नहीं जाने देंगे, आपको परमिशन नहीं है। और जहाँ का मैं निवासी हूँ, मेरा गांव जहाँ पर है, वहाँ की सरकार मुझे बुला नहीं रही है। तो ये इतनी जो सरकार को दुविधा हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैं भारतीय नहीं हूँ। और अगर मैं भारतीय हूँ तो मुझे नहीं पता था, जैसे कहते हैं कि भारत में एक भारत एक टैक्स है, एक भारत एक भाषा है, एक भारत एक संस्कृति है। मैंने ऐसा सुना था, पर मुझे लगता है कि जो प्रतिज्ञा मुझे स्कूल में बताई जाती थी कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, वो शायद प्रतिज्ञा इन दिनों में बदल गई है। अब शायद कोई नई प्रतिज्ञा आ गई होगी। भारत अनेक प्रदेशों का एक राज्य, एक देश है, और जो प्रत्येक राज्य के, जो प्रत्येक प्रदेश के निवासी हैं वो उस प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, ये समय आने पे, वक्त आने पे वो सरकारें निश्चित करेंगी। ये जो आधार कार्ड आपने बना दिया है, इस आधार कार्ड का कोई मोल नहीं है, सरकारें बताएंगी। और जब सरकारों की पीड़ा आएगी तो सरकार ये बताएगी कि ये मेरा निवासी है या नहीं है। क्या इतना मुश्किल है? इतना मुश्किल है ये निर्धारित करना कि मैं कहाँ का निवासी हूँ और मुझे कहाँ रहना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहाँ है वो वहीं रहे। हम तो वहीं थे, हम तो वहीं थे। हम क्यों निकले? हम इसलिए निकले क्योंकि हम वहाँ रह नहीं सकते थे। जहाँ पे रहते थे उन लोगों ने हमें वहाँ से निकलने के लिए मजबूर किया। मकान मालिक ने मजबूर, मेरे कुछ भाइयों को मकान मालिक ने मजबूर किया, कुछ को धनराशि ने मजबूर किया। किसी के पास खाने के लिए सामान नहीं था। अगर हमें खाने के लिए जगह मिलती, रहने के लिए जगह मिलती, तो हम तो गांव छोड़ के इसीलिए आए थे कि हमें खाना मिल जाए और रहना मिल जाए। जब वो दोनों चीज़ें नहीं मिली तो कहीं तो जाएंगे, और कहीं जाने के सिलसिले में निकल पड़े हैं। अच्छा, एक सवाल, बहुत सारे सवाल हम लोगों से किए गए, हम लोगों को दिखाया गया, बच्चों के बारे में पूछा गया, पत्नी के बारे में पूछा गया। एक सवाल मैं भी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जीवन शुरू से ऐसा ही रहा है और हम इस जीवन के आदी हैं। धूप में काम करना, जो मिल गया वो खा लेना, जो मिल गया उसको पी लेना, जहाँ जगह मिल गई वहाँ सोना, इन चीज़ों के हम आदी हैं। और आज हम सड़क पे भी चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और हम परेशान आपको लग रहे हैं। थोड़े बहुत हम भी परेशान हैं, लेकिन हमने अपना जज्बा नहीं खोया है, हमने अपनी हिम्मत नहीं खोई है और हमने अपनी ताकत नहीं खोई है। एक सवाल ये है, मैंने सुना है ये एक वैश्विक महामारी है और स्थितियाँ आगे आने वाले समय में और ज़्यादा खराब होने वाली है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कल को आपको पैदल चलना पड़ गया, कल को आपकी नौकरी चली गई, कल को आपको खाने को नहीं मिला, तो क्या आप ये हिम्मत जुटा पाएंगे? आप सड़क पे 1000 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं? आप 3-4-5 दिन भूखे रह सकते हैं? आपके बच्चे क्या पैदल चल लेंगे? क्या आपके बच्चे बिना खाने के रह जाएंगे? क्या आपके परिवार की महिलाएं इस तरह का जीवन काटने की सोच भी सकती हैं? और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मैं तो गांव जा रहा हूं, आप कहाँ जाएंगे? आपका तो गांव भी आपको याद नहीं होगा कि आप कौन से गांव के हैं, और वहां जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? क्योंकि आप तो गांव छोड़ चुके हैं, आप तो शहर में रहते हैं, आपके ऊपर तो लोन है। मेरी पीड़ा को दिखाने से ज़्यादा समझिए और
मुझे दिखाइए मत, मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं भारतीय हूँ, मैं जी लूँगा, मैं गांव पहुँच भी जाऊँगा, मैं गांव में जाके काम भी कर लूँगा, बंजर भूमि को समतल करके उस पर फसल भी उगा लूँगा, कुछ समय के लिए भूखा भी रह जाऊँगा। हमारे घर की महिलाएं सड़क पे बच्चा भी जन्म दे देंगी और हम तो अधिकतर स्ट्रगल करते आए हैं। हमारा जीवन ही एक युद्ध है, जन्म से लेके आज तक हम एक युद्ध लड़ते आए हैं। अतः मुझे दिखाइए, अगर इसमें आपका कोई फायदा है तो मुझे दिखाइए, मुझे देखिए, मेरी बातें भी कीजिए, परंतु ये जो आप चिंता मेरे ऊपर जता रहे हैं, मेरे ऊपर चिंता मत जताइए। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। एक बात और, भारत एक, मैं भारतीय हूँ, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये निर्णय अब आपको लेना है। भारत मेरा देश है, ये प्रदेशों से मिला हुआ एक देश है। प्रदेश ये निर्धारित करेंगे कि वो आप हमें भारतीय मानते हैं या नहीं। आज ये कहा जा रहा है राजस्थान के अंदर इतने पेशेंट हैं, मध्य प्रदेश में इतने पेशेंट हैं, वहाँ पे इतने रोगी हैं, वहाँ पे कोरोना आ गया, पंजाब में कोरोना आ गया, गुजरात में कोरोना आ गया, केरला में कोरोना आ गया, कर्नाटका में कोरोना आ गया। कोरोना भारत में आया है, प्रदेश में नहीं आया है। कितने भारतीय संक्रमित हैं? राजस्थान में कम है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, गुजरात में कम है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ 500 है, वहाँ 1000 है, वहाँ 2000 है। इन सब चीज़ों से हमारी चिंताएं खत्म नहीं होंगी। अगर हम भारतीय हैं तो भारत में कितने हैं, इस पे विचार कीजिए। मेरी पीड़ा से आप चिंतित मत होइए। मुझे देखने का अगर आपको अवसर प्रदान हो रहा है, आप उसको देख करके चिंता जता रहे हैं, तो मेरी मदद कीजिए। घर से बाहर निकलिए और इन सरकारों से एक सवाल पूछिए कि अगर मैं शहर से निकला तो क्यों निकला, अगर मैं शहर से ही क्यों निकला, सड़क पे तो बाद में आया, मैं कॉलोनी से क्यों निकला, किसने निकाला? खाना नहीं मिला, रहने नहीं दिया, इसलिए निकला। कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ पे रोटी मिल जाएगी और छत मिल जाएगी वहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं तो वर्षों पहले घर छोड़ चुका हूँ। इसलिए श्रमिक और मजदूर बोल करके मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा हौसला है। मैं आपको यही बताना चाहता था कि मुझे देख करके निराश मत होइए। मुझे देख करके आप ये सोचिए कि अगर मैं घर चला गया तो ये देश कैसे चलेगा। विचार कीजिए, शायद आपको जवाब मिल जाए। धन्यवाद।